everyone, today we are going to discuss class 10 third chapter of chemistry, which is metals and non-metal. So we are going to discuss about metals as well as about non-metals in detail in this chapter only. So do you know what are metals? Metal ऐसे naturally occurring substance होते हैं जिनका shiny surface होता है, और you can say metals are alloys found in the earth crust. alloys क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा metal या non-metal मिलके एक new substance बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी टोटली इन दोनों मेटल से या फिर नॉन मेटल से टोटली डिफरेंट होती है. ठीक है. और अब देखो नॉन मेटल्स क्या होते हैं. नॉन मेटल ऐसे केमिकल एलिमेंट होते हैं जो कि लैक करते हैं मेटालिक प्रॉपर्टीज़, और इनके जो जर्नल अपीयरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा डल होती है, और ये सॉलिड और गैशियस फेज में मिल जाते हैं. ये लिक्विड फेज में नहीं मिलते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है. ब्रोमीन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो हमें लिक्विड फेज में मिलता है. ठीक है. अब अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही होती है, ये या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं. नॉन मेटल क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे थे. ठीक है. इलेक्ट्रॉन का लॉस हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा था. अब देखो कुछ एग्जांपल यहाँ पे मेटल्स के, जैसे कि कॉपर, आयरन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड. मैंने कहा था ना मेटल्स बहुत शाइनी होते हैं, तो गोल्ड क्या होता है? शाइनी होता है. आप देखते हो ना. अब देखो नॉन मेटल के एग्जांपल्स. नॉन मेटल के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नियॉन. तो ये कुछ एग्जांपल हैं. अब नॉन मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि कार्बन. कार्बन का एक फॉर्म क्या है? डायमंड. ठीक है. अब देखो हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. ठीक है. तो मेटल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं, मीन्स शाइनी होते हैं. मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. तो मेटल क्या होते हैं? मेटल्स के पास शाइनी सरफेस होता है, इसीलिए तो गोल्ड एंड सिल्वर शाइन करते हैं. सेकंड देखो मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी मतलब कि हम मेटल को शीट के फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं. जब हम मेटल को बीट करते हैं ना, तो वो एक शीट बना देता है, एक फॉइल बना देता है, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल. ठीक है. एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है. जब हमने उसको बीट किया, हम उसको बीट कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके पास मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, तभी तो वो शीट के फॉर्म में फॉर्म हो जा रहा है. राइट. नाउ थर्ड, डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मतलब कि हम मेटल्स को ना वायर के फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं, कि वो वायर में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम. इन सब की वायर हम यूज़ करते हैं ना. जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो कॉपर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स. कॉपर को हम इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि उसके पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. क्यों? क्योंकि वो ईजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास होने देते हैं, जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम. ठीक है. आर यूज्ड इन वायरिंग एंड कुकिंग यूटेंसिल्स. जब हम कॉपर के या फिर एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, तभी तो ईजिली खाना बन पा रहा है. क्यों? क्योंकि हीट वहाँ से पास हो रही है. अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी, हार्डनेस. हार्डनेस मतलब कि मेटल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे कि आयरन. सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. कैसे? किसका होता है? जैसे कि आयरन का. ठीक है. मेटल्स आर सोन्यूरस. सोन्यूरस मतलब कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आयरन की बेल्स वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं. राइट. नाउ वी आर गोना डिस्कस एट्थ प्रॉपर्टी, विच इज जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. जैसे कि आयरन ही देख लो, वो सॉलिड होता है. राइट. बट अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. वरना सारे मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं. ठीक है. लेकिन मरकरी हमारा लिक्विड होता है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेटल का, क्या क्या? आयरन, जिंक, गोल्ड, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर. तो इसमें से कुछ, तो अब हम देखेंगे एक्सेप्शंस क्या हैं मेटल्स के. देखो नॉट ऑल मेटल्स आर हार्ड. सारे मेटल हार्ड नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम. उनको हम इजीली कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. नॉट ऑल मेटल्स आर सॉलिड. ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल सॉलिड हो. मरकरी मैंने आपको बताया लिक्विड होता है.
नॉट ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। देखो जैसे कि गैलियम एंड सीजियम ऐसे मेटल हैं जिनके पास बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नॉट ऑल मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल स्ट्रॉन्ग हो। मैंने बताया सोडियम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। नॉट ऑल मेटल्स आर सोन्यूरस, सारे मेटल रिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि लेड वो सोन्यूरस नहीं है। नॉट ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस, ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल लस्ट्रस हो। सम मेटल्स लूज देयर शाइन क्विकली, जैसे कि सोडियम अगर एक्सपोज हो जाए ना एयर में तो वो अपनी लस्ट्रस प्रॉपर्टी को लॉस कर जाता है। तो सोडियम एक एक्सेप्शन है कि वो लस्ट्रस नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे कि सारे मेटल हार्ड नहीं होते, सारे मेटल सॉलिड नहीं होते, कुछ मेटल्स लिक्विड में भी होते हैं, और सब मेटल्स का ज़रूरी नहीं है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या फिर वो सोन्यूरस हो, या फिर वो लस्ट्रस हो। तो मैंने आपको ये एक्सेप्शंस दिखा दिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो देखो पहली प्रॉपर्टी कि ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स क्या थे? लस्ट्रस थे, बट नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस है, मतलब कि वो शाइनी नहीं होते। जैसे कि सल्फर एक डल नॉन मेटल है, ठीक है। अब बात करें कि मेटल्स तो गुड कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, ठीक है। मेटल्स नॉन मेमिएबल होते हैं, मतलब कि हम इनको शीट में फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि कोल, अगर आप उसको बीट करोगे क्या वो शीट बनेगा? नहीं, ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, वो डक्टाइल नहीं होते, मतलब कि आप उनको वायर के फॉर्म में फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि सल्फर, क्या आप उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। अब इनके पास लो डेंसिटी होती है। मैनी नॉन मेटल्स आर लाइट इन वेट, मतलब कि डेंसिटी मतलब वेट कि हैवी है या लाइट है, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉस्फोरस हैज़ अ लो डेंसिटी। अब हम बात करें, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल्स के पास, जैसे कि, ठीक है, बहुत सारे नॉन मेटल्स मेल्ट या फिर बॉईल करते हैं एट लो टेम्परेचर, जैसे कि सल्फर अगेन, ठीक है, हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब हम बात करें मेटल्स जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट स्टेट्स में। मेटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। वहीं जो मेटल्स थे वो सिर्फ सॉलिड या फिर गैशियस फॉर्म में हो सकते थे। एक एक्सेप्शन था मरकरी का। यहाँ पे क्या है? सॉलिड। अगर हम बात करें नॉन मेटल, तो जो मेटल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन डिफरेंट स्टेट, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब ऐसा कौन सा मेटल है जो कि सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में? कार्बन। और लिक्विड कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? ब्रोमीन। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर गैस होता है, गैस के फॉर्म में होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी नॉन मेटल की, जो कि हमने डिस्कस करी। अब नाउ वी विल डिस्कस एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे नॉन मेटल डल हों, एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि आयोडीन, वो डल नहीं होता, वो थोड़ा लस्ट्रस होता है। आपने देखा होगा आयोडीन को जब आप धूप में ले जाते हो या कहीं पे भी आप देखते हो तो थोड़ा थोड़ा शाइन करता है, राइट। आप देखो सेकेंड, नॉट ऑल नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, ज़रूरी नहीं है कि सारे नॉन मेटल पुअर कंडक्टर हों। ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये एक्सेप्शन है। नॉट ऑल नॉन मेटल्स आर गैस, ज़रूरी नहीं है कि सारे नॉन मेटल गैशियस हों, जैसे कि सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये सॉलिड है, लिक्विड नहीं है। नॉट ऑल नॉन मेटल्स आर गैशियस, सम नॉन मेटल्स आर सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि सॉलिड में सल्फर एंड कार्बन, लिक्विड में ब्रोमीन, ठीक है। नॉट ऑल नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल्स के पास लो मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो, कुछ के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि डायमंड। नॉट ऑल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल्स सॉफ्ट हों, जैसे कि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल है, उसको आप कुछ भी कर लो तोड़ नहीं पाओगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। नॉट ऑल नॉन मेटल्स आर लो डेंसिटी, ज़रूरी नहीं है कि सारे
जो नॉन मेटल्स हैं उनकी लो डेंसिटी हो, आयोडीन की हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जिनकी हाई डेंसिटी होती है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल के पास? जब मेटल को हम बर्न करते हैं ना एयर में, तो क्या होता है, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मोस्ट ऑफ द मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं, बर्न होते हैं एयर में, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं। मैंने जर्नल रिएक्शन लिखी हुई है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लो, मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, वैसे ही एल्यूमिनियम ने भी एंड सोडियम ने भी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर? एक्चुअली में हो क्या रहा है, जैसे ही मेटल ऑक्साइड बर्न हो रहे हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहे हैं। कैसे हो रहा है ऐसे? मैग्नीशियम जो होता है बर्न होता है विद डेजलिंग वाइट फ्लेम्स एंड फॉर्म वाइट ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने देखा था ये फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी में कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो किसके साथ बर्न होता है? वो बर्न होता है विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम्स, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड का कैसा नेचर होता है? उसकी नेचर की अगर हम बात करें तो मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो वो सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं। एग्जाम्पल देखो, CuO कॉपर ऑक्साइड ने जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया? कॉपर क्लोराइड और वाटर बना दिया, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे मेटल होते हैं जो कि एसिड या फिर बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे तो एम्फोटेरिक मेटल कैसे बिहेव करेंगे? बेस की तरह। लेकिन जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे तो वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये डुअल नेचर शो करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये कैसे एलिमेंट हैं? ये एक एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं। रिएक्शन देखो, जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? HCl के साथ, तो वो हमें जिंक क्लोराइड देता है। तो यहाँ पे HCl एक एसिड है, तो जिंक ऑक्साइड कैसा होगा? वो यहाँ पे एक बेस की तरह एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं जिंक ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराती हूँ जो कि एक बेस है, तो अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड किसकी तरह रिएक्ट कर रहा होगा? एसिड की तरह, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करते हैं विद वाटर के साथ। तो जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो तब क्या होता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ वो फॉर्म करते हैं एक मेटलिक ऑक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड। ऑफ कोर्स जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड और रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जनरल रिएक्शन देखो मैंने लिखी हुई है, मेटल और वाटर ने जब रिएक्ट किया तो उन्होंने मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया या फिर मेटल ऑक्साइड बनाया और हमें क्या दे दिया? हाइड्रोजन गैस। अब देखो, जब डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली, हर एक मेटल अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है और अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि मेटल रिएक्टिंग विद कोल्ड वाटर, अगर मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, तो ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, सिर्फ यही रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? जब जैसे सोडियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ तो उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस दे दी। अब अगर हम बात करें, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली, कैल्शियम रिएक्ट लेस विग्रेसली। तो कैल्शियम थोड़ा लेस विग्रेसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। कैसे? वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ। अगर हम रिएक्शन बोले हॉट वाटर के साथ मेटल्स की, तो जैसे कि मैग्नीशियम है, जब वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? वो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे देता है और हाइड्रोजन गैस को भी इवॉल्व करता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, जब मेटल रिएक्ट करते हैं विथ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? अगेन सेम वही रिएक्शन होती है कि जैसे एग्जांपल ले लो एल्यूमिनियम का, हमने एल्यूमिनियम लिया और वाटर के साथ उसको रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब अगर हम देखें मेटल नॉट रिएक्टिंग विथ वाटर, ऐसे कौन से मेटल होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं? तो लेड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, तो इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते,
ठीक है। अब हम देखेंगे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ द अदर मेटल सॉल्ट। अब कैसे जो मेटल है वो रिएक्ट करते हैं विद द सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है। Metals react with solution of other metal salts by displacement reaction। तो यहाँ पे ये एक displacement reaction शो करते हैं। तो displacement reaction क्या होती है, जहाँ पे more reactive element less reactive element को displace कर देता है, ठीक है। जैसे कि देखो आयरन मैंने लिया और कॉपर सल्फेट लिया, तो आयरन ने क्या किया, वो हाईली रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर दिया और हमें क्या मिला, आयरन सल्फेट और यू कैन से फेरस सल्फेट, और कॉपर हमें अलग से मिल गया। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का वो चेंज हो जाता है टू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट, ठीक है। और जो ब्राउन कॉपर मेटल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये सेकेंड, देखो जब जिंक रिएक्ट करता है विद कॉपर सल्फेट तो क्या होता है, सेम रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। अब देखो जब कोई भी रिएक्शन नहीं होती है तब क्या हो रहा होता है, इफ़ द मेटल इज़ लेस रिएक्टिव, जब मेटल लेस रिएक्टिव होता है तो वो क्या डिस्प्लेस कर पाएगा अपने से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को, नहीं, तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मैंने कॉपर लिया, यहाँ पे कॉपर लिया और जिंक सल्फेट लिया, क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी, नहीं, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। अब देखो ये हमें कैसे पता चल रहा है कि कौन सा हाई रिएक्टिव है कौन सा लो रिएक्टिव है, तो ये हमें पता चल रहा है रिएक्टिविटी सीरीज से। जैसे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। मैंने इसको ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी लिखी हुई है, जैसे कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर टू कॉल मी सिल्वर एंड गोल्ड। तो प्लीज़ से क्या है पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब मेटल और नॉन मेटल एक साथ कैसे रिएक्ट करते होंगे ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं एक साथ बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होता है। मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि मेटल क्या करते हैं, लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वहीं जो नॉन मेटल होते हैं वो गेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का। दीज अपोजिटली चार्ज आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। तो जो मेटल होते हैं ना वो क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयन, और जो नॉन मेटल होते हैं वो फॉर्म करते हैं नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन को हम एनायन कहते हैं। तो ये दोनों अपोजिट चार्ज वाले हैं, राइट, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बना, जो सोडियम है वो क्या है, एक मेटल है, और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो सोडियम क्या करेगा, एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, लेकिन क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलके NaCl बना देंगे, सोडियम क्लोराइड बना देंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अनदर एग्जाम्पल, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है, मेटल, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, तो ये दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। कैसे बनाया, क्योंकि ये दोनों अपोजिटली चार्ज थे तो इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि मेटल जनरली डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बताया, ठीक है, अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो जब ये नॉन मेटल और मेटल एक साथ मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक कंपाउंड की। पहले आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किससे बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो मेटल और नॉन मेटल है ना, जब वो मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ आते हैं, इनके बीच में एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इसी फोर्स की वजह से वो दोनों एक साथ टाइटली
बाउंडेड होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से हमारा एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं नेचर में, ठीक है। देखो कैसे, आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉलिड, हार्ड एंड रिजिड बिकॉज आयंस आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। अब इनके पास बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। अब NaCl को अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी, मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इनको तोड़ने के लिए, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, जैसे कि मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ इनसोल्यूबल होते हैं, जिसकी पेट्रोल को आप वाटर में क्या अच्छे से डिज़ोल्व कर सकते हो? नहीं। केरोसिन को भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। नाउ देखो NaCl जो होता है डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, कौन कौन से, जैसे कि NaCl, और कुछ नहीं होते हैं जैसे कि पेट्रोल एंड केरोसिन, ये क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, वाटर में। नाउ कुछ जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। सॉलिड स्टेट में वो नहीं कर सकते, मॉल्टन या फिर एक्वस स्टेट में ही वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और इन मॉल्टन स्टेट बिकॉज आयंस बिकेम फ्री टू मूव, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में जो आयंस होते हैं वो ईजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है, फ्री होते हैं क्योंकि वो। देखो मॉल्टन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या है एग्जांपल कि NaCl अगर मॉल्टन स्टेट में है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी कि ये जो होते हैं ना आयनिक कंपाउंड, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। मैंने बता दिया कि वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये ब्रिटल होते हैं नेचर में, मतलब कि हमें अगर आयनिक कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, इसमें अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये इजीली टूट जाएगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर में। मेटल्स फाउंड इन नेचर इन देयर फ्री स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट। तो मेटल हमें या फिर नेचर में फ्री स्टेट में मिल सकते हैं कि आपको सोडियम मिल गया, कि वो मान लो आपको सोडियम मिल गया, वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, या फिर कंबाइंड स्टेट में मिल सकते हैं। कंबाइंड स्टेट में मतलब कि उसके साथ बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ भी कंबाइन हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट, metal which are least reactive are found in free state because they do not react easily with air, water or other substance। तो जो impurities होती है ना वो easily combine हो जाती हैं हमारे metal के साथ, but जो ऐसे metals होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा least reactive होते हैं, मतलब कि बिल्कुल react नहीं करते हैं, उनके साथ क्या impurities मिल पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव हैं, इसलिए उनके साथ कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलेगी, वो हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे। तो जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसी के साथ। जैसे कि गोल्ड, क्या गोल्ड रिएक्ट करता है वाटर के साथ? अगर वो रिएक्ट करता होता तो आज तक, जैसे आपने कोई गोल्ड की ज्वेलरी पहनी होगी तो आप उसमें पानी ईजिली उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। जैसे कि लोग क्या करते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी को पहने रहते हैं, उसे उतारते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो उसको कोई उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं आपने कोई और ज्वेलरी पहनी होती, मान लो आपने कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी होती है, वो वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाती है, राइट। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम की, वो इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनमें इम्प्योरिटीज़ नहीं आ पाती है। दीज मेटल्स आर कॉल्ड नेटिव मेटल्स। जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उनको हम नेटिव मेटल्स भी कहते हैं। अब देखो कुछ मेटल्स होते हैं जो फाउंड होते हैं इन कंबाइंड स्टेट, जैसे कि हेमिटेट या फिर बॉक्साइड, ये क्या होते हैं कंबाइंड स्टेट में हमें मिलते हैं। जैसे कि बॉक्साइड का फॉर्मूला देखो, Al2O3.2H2O। इसमें
बॉक्साइट के साथ साथ क्या है, वाटर भी है, तो ये कंबाइंड स्टेट में है, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मिनरल्स एंड ओर, क्या होते हैं मिनरल्स? मिनरल्स ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं इन द अर्थ विच कंटेन मेटल, ठीक है, जो क्या कंटेन करते हैं, मेटल्स कंटेन करते हैं, और देयर कंपाउंड आर कॉल्ड मिनरल्स। और एक और डेफिनेशन है, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर्स। तो ओर्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कि मिनरल्स क्या हो गए जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी है, साथ साथ मेटल भी है। लेकिन और क्या होंगे, ऐसे मिनरल्स होंगे जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है, और उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, तभी हम उनको और बोल सकते हैं। जैसे कि बॉक्साइट एंड हेमेटाइट, ये क्या है, और हैं, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं एंड मेटल भी है, ठीक है। ऑल ओर्स आर मिनरल, सारे और मिनरल्स होते हैं, बट सारे मिनरल्स और नहीं होते। ऐसे मिनरल जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्या उनको हम और बोलेंगे? जी नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई मेटल्स अकर इन डिफरेंट फॉर्म, क्यों मेटल डिफरेंट फॉर्म में अकर करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन देयर रिएक्टिविटी, उनके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में हमें मिलेंगे। तो जैसे कि जो कुछ मेटल्स होते हैं हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। और जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, दे आर फाउंड एज सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। तो ये हमें कैसे मिलेंगे, सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलेंगे, या ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेंगे। और जो लो रिएक्टिव होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो हमें कैसे मिलेंगे, फ्री स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, कैसे इनका इनरिचमेंट होगा। ओर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ containing many impurities such as sand, clay, soil, rock and other unwanted materials. तो हमें ओर्स कैसे मिलते हैं, वो हमें इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलते हैं। इम्प्योरिटीज़ कैसे कैसे हो सकती हैं, सैंड हो सकता है, क्ले हो सकता है, सॉइल हो सकता है, रॉक हो सकता है, ऐसा कुछ भी अनवांटेड मटेरियल जो कि हमें हमारे मेटल के साथ नहीं चाहिए, उसे हम क्या इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। सो दीज इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड गैंग यू, तो इन इम्प्योरिटीज़ को भी हम क्या कहते हैं, गैंग यू। बिफोर एक्सट्रैक्टिंग मेटल दीज इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव। अब आप क्या किसी को मेटल दे रहे हो तो क्या वो उसे इम्प्योरिटीज़ के साथ एक्सेप्ट करेगा? नहीं, तो हमें इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होता है। तो ये जब हम रिमूव करते हैं इन इम्प्योरिटीज़ को, जिन्हें हम गैंग यू कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसनट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, कि इनरिचमेंट ऑफ ओर हम इस प्रोसेस को कहते हैं। इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम एन ओर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल कंटेनिंग इज कॉल्ड इनरिचमेंट ऑफ ओर। मतलब कि इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब सिंपली ये होता है कि अपने मेटल से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की प्रोसेस, ठीक है, को ही हम इनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें उसमें से अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हटानी है और अपने मेटल को हमें इजीली एक्सट्रैक्ट करना है। और अगर हम उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटा देते हैं तो उसकी कॉस्ट भी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मेटल की सेलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, नहीं, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगी, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ इनरिचमेंट ऑफ ओर, क्या मेथड्स होते हैं ओर के इनरिचमेंट के, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, हम उसको हाइड्रोलिक वॉशिंग में भेज सकते हैं, तब हमारा मेटल साफ़ हो जाएगा, ठीक है, प्योर हो जाएगा। या फिर अदर मेथड, ओर इज़ वॉश्ड विथ रनिंग वाटर, अगर आप ओर को वॉश कर दोगे रनिंग वाटर से तब भी इसकी इम्प्योरिटीज़ हट जाएंगी। लाइट इम्प्योरिटीज़ आर कैरीड अवे, ठीक है, छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाए। हैवियर ओर पार्टिकल सेटल डाउन, क्या होता है कि जो हैवियर ओर्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक सेपरेशन की, तो इससे भी हम ओर को प्योरीफाई कर सकते हैं। यूज्ड व्हेन ईदर ओर और इम्प्योरिटीज़ आर मैग्नेटिक, जब ना कोई भी मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ हमारे मेटल के साथ जुड़ गई है तब हम मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन ओर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं याली प्रॉपर्टी, ठीक है। बात करेंगे फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस की।
जो कि कब यूज़ होता है, सल्फाइड ओर्स के लिए। जैसे कि कोई पाउडर्ड ओर है इज मिक्सड विद वाटर एंड ऑयल, तब हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर एयर इज ब्लोन थ्रू द मिक्सचर, या फिर ओर पार्टिकल्स स्टिक टू फ्रॉथ एंड राइज, इम्प्योरिटीज रिमेन इन वाटर, ठीक है, तब हम यूज़ कर सकते हैं। यूज फॉर जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस। अब लीचिंग भी एक प्रोसेस है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम यूज़ करते हैं बॉक्साइट के लिए, यूज फॉर सम ओर्स लाइक एल्यूमिनियम ओर, ठीक है। बॉक्साइट क्या है, एक एल्यूमिनियम का ओर है। ओर इज ट्रीटेड विथ सुटेबल केमिकल सोल्यूशन, सबसे पहले ओर को हमें एक केमिकल सोल्यूशन के साथ ट्रीट करना होगा, फिर ओर को हमें डिज़ोल्व करना होगा, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ रिमेन बिहाइंड, जब हम उसे डिज़ोल्व करेंगे इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, पीछे ही रह जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म, गैंग्यू क्या होता है, गैंग्यू अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं ओर में, ठीक है। और कंसनट्रेटेड ओर क्या होता है, ओर आफ्टर रिमूविंग गैंग्यू, जब हम गैंग्यू अपने मेटल से, अपने ओर से जब हम गैंग्यू को रिमूव कर देते हैं उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब हमने कहा कि जो एक्टिविटी सीरीज होगी उसमें या फिर लो रिएक्टिव मेटल्स होंगे, या फिर हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे, या फिर मिडिल रिएक्टिव मेटल्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स की, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज मेटल, तो ऐसे मेटल्स जो कि लो रिएक्टिविटी शो करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, वो कॉपर होते हैं, मरकरी होती है, सिल्वर हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं। बिकॉज दीज मेटल आर लेस रिएक्टिव दे कैन ईजिली एक्सट्रैक्टेड, तो इनको हम ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, तो सबसे पहली प्रोसेस है रोस्टिंग या फिर कैल्सिलेशन, इसका मतलब होता है हीटिंग। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, सबसे पहले जो सल्फाइड ओर होगा, कैसा भी सल्फाइड हो सकता है, मरकरी सल्फाइड या फिर कॉपर सल्फाइड, कैसा भी ओर हो सकता है, लेकिन वो सल्फाइड ओर होना चाहिए। तो उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, कैसे, बाय हीटिंग इन एयर, ठीक है। देन उस ऑक्साइड को हम रिड्यूस कराते हैं टू मेटल, फिर उसका रिडक्शन होगा ताकि वो मेटल बन जाए। जैसे कि एग्जांपल देखो, सबसे पहले हमने रोस्टिंग करी, फिर हीटिंग करी, किसकी, मरकरी सल्फाइड की। जब मैंने उसको सबसे पहले रोस्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे रोस्टिंग में ऑक्सीजन के साथ मैंने उसको रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिला, मरकरी का ऑक्साइड मिला, ठीक है। अब इस मरकरी के ऑक्साइड को मैं हीट करूँगी तो मुझे मरकरी मेरा सेपरेटली मिल जाएगा। सिमिलरली विथ कॉपर सल्फेट हमने सेम प्रोसेस की। अब सेकेंड प्रोसेस क्या हो सकती है, मेटल फाउंड इन नेटिव स्टेट, ऐसे मेटल्स जो कि नेटिव स्टेट में फाउंड होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिविटी होती है, जैसे कि very low reactive metals like gold and platinum are found freely in nature, need only purification। तो ये freely मिलते हैं, सिर्फ इनको प्योरीफाई करना होता है हमें, तो ये बहुत ज़्यादा easily extract हो जाते हैं, हाँ, ठीक है। their oxide can be reduced easily by heating, तो अब इनको हम हीट करेंगे सिंपली तो हमें उनका ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। some occur in free state, कुछ फ्री स्टेट में भी मिल जाएंगे सीधे से सीधे, कि उसको प्योरीफाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो लो एक्टिविटी सीरीज मेटल डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिडक्शन, तो जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम मिडिल रिएक्टिविटी की बात करेंगे, मतलब कि जो थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं लो रिएक्टिव से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, दे आर यूजुअली फाउंड इन नेचर एज सल्फाइड, कार्बोनेट्स और ऑक्साइड। तो जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो कैसे फाउंड होते हैं नेचर में, सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में और ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे देखो जिंक जो है, आयरन है, लेड है, टिन है, ये हमें ऑक्साइड के फॉर्म में, ये हमें कैसे फॉर्म में मिलेंगे, ये हमें सल्फाइड, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। These metals are extracted by first converting their ore into oxide। अगेन इसमें भी हमें ओर को सबसे पहले ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उनका रिडक्शन करना पड़ेगा टू मेटल, ठीक है। सेम है पिछले वाले की तरह। सबसे पहली प्रोसेस क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, कैसे ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, रोस्टिंग से, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है ऑफ मेटल ऑक्साइड का, कि हमें हमारा
जो मेटल ऑक्साइड मिला है उसका हम रिडक्शन करेंगे ताकि हमें हमारा क्या मिल जाए, मेटल मिल जाए। नाउ व्हाई ऑक्साइड फर्स्ट, क्यों पहले हमें ऑक्साइड ही लिया, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आर ईजियर टू रिड्यूस देन सल्फाइड और कार्बोनेट। क्यों हमने सबसे पहले ऑक्साइड ही लिया, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। अब मैंने यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे देखो मैंने जिंक कार्बोनेट लिया, सबसे पहले मैंने जिंक ऑक्साइड बनाया। क्यों मैंने सल्फाइड नहीं बनाया, मैंने ऑक्साइड बनाया, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है रिडक्शन में, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, मैंने अपना जो मुझे जिंक ऑक्साइड मिला, अब मैं क्या करूँगी, अपने मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराऊंगी कार्बन के साथ ताकि मेरे को मेरा मेटल मिल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकती है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे टॉप रिएक्टिविटी सीरीज़ के, जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे रिएक्ट स्ट्रांगली विथ एयर, वाटर एंड अदर सब्सटेंस, सो दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। दे अकर ओनली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सिर्फ कंपाउंड के फॉर्म में ही मिल सकते हैं, हमें फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दीज मेटल्स आर high reactive and their compound cannot be reduced easily by carbon, therefore they are extracted by electrostatic reduction। अब देखो ये highly reactive element है, इसलिए हम इनको easily reduce नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। द molten ore or a molten salt of the metal is taken एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। तो हम एक मॉल्टन सॉल्ट लेंगे या फिर मॉल्टन ओर लेंगे मेटल का, और उसको हम किससे पास करेंगे, उसको पास करेंगे हम थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, द मेटल गेट डिपॉजिट एट द कैथोड। अब क्या होगा, जो मेटल होगा वो तो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों हम इलेक्ट्रोलिसिस ही यूज़ कर रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं हम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दीज मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड अदर नॉन मेटल। So ordinary reducing agent like carbon cannot extract them efficiently। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने क्यों इलेक्ट्रोलिसिस ही यूज़ करी है, इसलिए क्योंकि कार्बन जो है वो इजीली इसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अब एग्जांपल देखो, जब मैंने सोडियम का अब मैं एक्सट्रैक्शन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी, मैं देखूँगी कि कैथोड में मेरा सोडियम है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज़ किया होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और सोडियम बना दिया। क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए और क्लोराइड बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, NaCl से हमें क्या मिला, NaNCl मिला। तो हमने क्या किया, NaCl से एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने सोडियम को। कैसे किया हमने सोडियम को एक्सट्रैक्ट, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से, ठीक है। जब हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया, हमने क्या किया, हमने मोल्टन क्लोराइड लिया और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से अपने सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली आप एल्यूमिनियम के साथ भी ये देख सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस दीज मेटल कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू ब्रेक द कंपाउंड्स, द प्रोसेस इज कॉस्टली बिकॉज लार्ज इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड। ओके, प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल, द मेटल ऑब्टेन आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग। अब जैसे हमने अपना मेटल को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होंगी, दे कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, बिल्कुल उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है। To make them pure, metals are purified by the process called refining। अब हम क्या करेंगे, उनको पूरी तरह से प्योर बनाने के लिए हम रिफाइनिंग की प्रोसेस यूज़ करेंगे। अब क्या होती है रिफाइनिंग का मतलब, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, क्या होता है रिफाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम एन मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। मतलब सिंपली ऐसी प्रोसेस जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं फ्रॉम आर ऑब्टेन्ड मेटल, और फिर हमें क्या मिलेगा, एक प्योर मेटल मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने
एक्सट्रैक्टेड मेटल से इम्प्योरिटीज़ को हटा रहे हैं जिससे हमें कि हमारा प्योर मेटल मिल जाए। इसी प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्यों रिफाइनिंग ज़रूरी होती है? ताकि हमें हमारा प्योर मेटल मिल जाए, इसलिए रिफाइनिंग ज़रूरी होती है। एंड टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी, ऑफ कोर्स अगर हमारा मेटल प्योर होगा तो उसकी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी क्या होगी? इम्प्रूव हो जाएगी और उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। टू मेक मेटल सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, अगर वो प्योर होगा तभी तो इंडस्ट्रीज उसे यूज़ में लेंगी, राइट। नाउ मेथड ऑफ रिफाइनिंग, तो क्या क्या मेथड्स है रिफाइनिंग के? डिफरेंट मेटल्स आर रिफाइंड बाय डिफरेंट मेथड्स, तो अलग अलग मेटल अलग अलग रिफाइनिंग प्रोसेस से प्योरीफाई होते हैं। ठीक है, बट द मोस्ट कॉमन मेथड इज, सबसे कॉमन मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम कैसे मेटल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, क्या प्रोसेस होती है? हम देखते हैं कि जो इम्प्योर मेटल है वो कहाँ पे मेड हुआ है? एनोड पे। और अगर हम प्योर मेटल की बात करें तो वो कहाँ पे मेड हुआ है? मेटल शीट इज मेड एट द कैथोड। ठीक है, वो कैथोड, ठीक है, तो वो कैथोड पे बना हुआ है। अ सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलिसिट। फॉर एग्जांपल अगर हमने NaCl ले लिया तो Na जो होगा वो पॉजिटिव होगा, वो एनोड पे होगा। ठीक है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो क्लोरीन जो होगा वो कैथोड पे होगा। अब हम इसको प्योरीफाई करने के लिए हम इसका एक सोल्यूशन बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा, लेकिन किसका होगा? NaCl का ही होगा। तो जो भी हम मेटल लेंगे उसी का हम सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, प्योर मेटल फॉर्म एनोड डिसॉल्व्स इनटू सोल्यूशन। सेम अमाउंट ऑफ प्योर मेटल गेट डिपॉजिट एट द कैथोड, तो जो इम्प्योर मेटल होगा वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? एनोड पे, जब इलेक्ट्रिसिटी उससे पास होगी। और जो प्योर होगा वो कैथोड पे क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा और इम्प्योरिटीज सेटल हो जाएंगी एनोड पे एज अ मर्ड। तो इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं? मर्ड कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने कॉपर की रिफाइनिंग में कर रही हूँ। ठीक है, तो एनोड पे क्या है? एनोड पे इम्प्योरिटीज थी, तो इम्प्योर कौन है? कॉपर। और प्योर कॉपर कहाँ पे आएगा? कॉपर की शीट। प्योर कॉपर की शीट कहाँ पे डिपॉजिट होगी? कैथोड पे। तो इलेक्ट्रोलिटिक के लिए हमने क्या यूज़ किया? कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर का सॉल्ट, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने यूज़ किया और उसमें हमने डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या रिएक्शन हुई? कॉपर ने क्या किया? कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो गई। यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो मड होता है ना, एनोड मड मीन्स कि जो एनोड में इम्प्योरिटीज इकट्ठा हुई हैं वो इनसोल्यूबल होती हैं। सो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज दैट सेटल बिलो एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के टाइम पे जो ये एनोड मड होता है, इम्प्योरिटी होती है, वो नीचे सेटल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूबल नहीं होती है। ठीक है, कैथोड एक ऐसा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे प्योर मेटल डिपॉजिट होता है। एनोड एक ऐसा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे इम्प्योर मेटल डिपॉजिट होता है। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन इज द स्लो, तो कोरोजन क्या होता है? जब द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल बाय केमिकल रिएक्शन with its surrounding is called corrosion. Example: rusting of iron, black coating on silver, green coating on copper. ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है रस्टिंग के। ठीक है, तो ये अब हम बात करेंगे कोरोजन के क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। ऑफकोर्स सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जैसे कि वीकनेस, मेटल जो होता है बहुत वीक हो जाता है। मशीन्स को, पाइप्स को भी डैमेज कर देगा। फाइनेंशियल लॉस जिसके वजह से हमें फेस करना पड़ता है, वो रिड्यूस करता है लाइफ ऑफ मेटल आर्टिकल्स को। ठीक है, अगर अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को? कोरोजन को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन से अपने एलिमेंट्स को बचाने के लिए हम पेंटिंग कर सकते हैं। मान लो आप क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो मेटल के सरफेस पे। आपका कोई मेटल है उस पर पेंट कर दो। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आपका जो मेटल होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आयरन गेट में अगर हम पेंट करते हैं तो थोड़ा वो रस्टिंग से बच जाता है, राइट? यस। और अगर आप कोई दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ऑयलिंग यूज़ करना है, जैसे कि ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे कि मशीन्स, बाईसाइकिल। तो अगर उनमें हम ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग कर दें
तो क्या होगा, वो कोरोजन से बच जाएंगी। आप गैल्वेनाइजेशन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आयरन और स्टील इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जब गैल्वेनाइजेशन मतलब कि किसी भी चीज़ की लेयरिंग कर देना किसी मेटल से, गैल्वेनाइजेशन मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की लेयर फॉर्म कर देते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, ठीक है। जैसे कि पाइप्स के ऊपर हमने कोई शीट बना दी, या फिर वायर्स के ऊपर हमने कोई शीट बना दी। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हेल्प करती है प्रिवेंट करने में हमारे मेटल को फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। हमारे मेटल को एक और प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या होता है, अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल इज डिपॉजिट ऑन द सरफेस। एक मेटल है, उसके ऊपर दूसरे मेटल की हमने क्या कर दी, कोटिंग कर दी। जैसे कि हम क्या करते हैं, कभी कभी सिल्वर की कोटिंग करा देते हैं यूटेंसिल्स में ताकि वो ख़राब ना हो, राइट। क्रोमियम प्लेटिंग भी कराते हैं आजकल लोग टेप्स में, कारपेट्स में, ठीक है। अब हम अलॉइंग भी कर सकते हैं। मैंने बोला था कि अलॉय क्या होता है, जब मेटल्स आर मिक्सड विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स एक मेटल को या फिर कोई और नॉन मेटल्स को ऐड कर दें तो वो अलॉय फॉर्म कर देते हैं। अलॉय क्या होते हैं, अलॉयज आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कोरोजन से भी बच जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। ये स्टील, एक स्टेनलेस स्टील हमें बनाना है तो हम आयरन और क्रोमियम को ले सकते हैं, निकल को भी ले सकते हैं। इट डज नॉट रस्ट ईजिली। अगर हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना दें, स्टेनलेस स्टील बना दें, तो क्या होगा, ये रस्ट नहीं होगा ईजिली, ठीक है। ईजिली इसमें कोरोजन नहीं होगा। या फिर आप मेटल को गीला मत होने दो, उसे ड्राई ही रखो, तब भी कोरोजन नहीं होगा। या फिर आप प्लास्टिक की कोटिंग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।